उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तमाम जो सियासी दल के नेता हैं जमीन पर उतरकर लगातार माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जहां हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो वहीं अब कांग्रेस भी लगातार रैलियां करने के लिए तैयारी करती नजर आ रही है और इसके साथ ही बड़े बड़े स्तर पर अभियान चले जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम स्थिति के बीच में यशपाल आर्य के ऊपर जिस तेजी के साथ में हमला किया गया उसको लेकर अब विवाद लगातार पनपता नजर आ रहा है। यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उनके काफिले के ऊपर हमला हो जाता है जिसका पूरा आरोप बीजेपी पर लगा है और इसके साथ ही इसको लेकर तमाम तरह की जो सियासत का दौर है बीते 3 दिनों से लगातार जारी है। सबसे पहले इसी से हम जुड़ी बातचीत को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी नवीन मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन, सबसे पहले तो यशपाल आर्य के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मोहित, यह हमला जिस दिन पीएम मोदी के देहरादून में रैली होनी थी उसी दिन का ये वाकया है पूरा। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री जो यशपाल आर्य हैं और उनके जो विधायक बेटे हैं संजीव आर्य, जो नैनीताल से विधायक रह चुके हैं, वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा विरोध उनकी गाड़ी के सामने, पूरे काफिले के सामने हो गया। विरोध इतना तेज हुआ कि यशपाल आर्य का यहां तक आरोप है कि उनको जान से मारने की प्लानिंग है। हालांकि इसके पीछे सियासत भी खूब हो रही है। उसके बाद वो थाने पहुंचते हैं, बाकायदा एफआईआर भी होती है। पूरा आरोप बीजेपी के ऊपर है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं और वो गुंडों का काम है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि यशपाल आर्य बेबुनियाद आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को आरोप के जरिए घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दूसरी ओर एक चर्चा ये भी निकल के आ रही है कि शायद कांग्रेस का जो एक दूसरा गुट है जो यशपाल के घर वापसी के बाद नाराज है, ये उस गुट का काम है। तो पूरा अभी जो जांच पड़ताल चल रही है पूरे मामले की, अब सियासी समीकरण बैठाने के लिए कांग्रेस अपनी तरह से इस मुद्दे को भुना रही है और बीजेपी अपने तरीके से इस मुद्दे को आगे ले जा रही है। लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में उन्होंने कल विरोध प्रदर्शन किया। कल देहरादून में सीएम आवास का बकायदा कूच भी किया गया। हालांकि पुलिस ने जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हाथी बकला में रोक दिया गया। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप यही लगा रही है कि जब एक इतने बड़े नेता के ऊपर इस तरीके का प्रदर्शन हो सकता है, इतना बड़ा विरोध हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा मोहित? लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि कांग्रेस इस वक्त बहुत डिफेंडिंग पोजीशन में नजर आ रही है कि कोई भी मुद्दा मिल रहा है उसको बहुत तेजी के साथ बुनाने की कोशिश में जुटी है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस हर वो मुद्दा उठा रही है जिसके जरिए बीजेपी सरकार को घेरा जा सके। अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी देहरादून में, उसको लेकर भी कांग्रेस कई तरह के सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी देवभूमि आए लेकिन ना बेरोजगारी की बात की, ना पलायन रोकने का रोड मैप बताया और यह भी नहीं बताया कि डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास काम उत्तराखंड में किया। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि जो पीएम मोदी जिन योजनाओं का बात कर रहे थे वो सब कांग्रेस की देन है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है बीजेपी के हर उस मुद्दे को बनाने की कोशिश करी जिसके जरिए जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके और 2022 का जो रण जीतने का सपना कांग्रेस सजो रही है उस सपने को साकार किया जा सके। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जवाब में अब राहुल गांधी की भी रैली होने जा रही है 16 तारीख को विजय दिवस के मौके पर। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं और राहुल गांधी की इस रैली का क्या मतलब रहेगा? मोहित, राहुल गांधी की रैली का साफ तौर पे मतलब तो 2022 से भी है, लेकिन उत्तराखंड जो है सैनिक वोटर्स यहाँ बहुत हैं। सैनिक वोटर्स को साधने के लिए उस दिन का जो दिन है वो कांग्रेस ने चुना है और उस दिन राहुल गांधी कई जो पूर्व सैनिक हैं या जो सैनिकों शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मानित करने का प्रोग्राम भी कांग्रेस ने रखा है। तो कुल मिलाकर सैनिक जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कांग्रेस जो है लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कई इस तरह की यात्राएं निकाल के सैनिक जो वोट हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के जितनी भी रैली अब आने वाले दिनों में होनी है वो केवल और केवल चुनाव के मद्देनजर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां करेंगी। मोहित, बिल्कुल, उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है। जो तीनों दल हैं लगातार सैनिकों को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का दावेदार ही सेना से जुड़ा एक शख्स कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की बात करें, हाल ही में उन्होंने यात्रा के जरिए मिट्टी लेकर पहुंचे और एक 5वां धाम बनाने की बात वो कह रहे हैं और कांग्रेस अब इस तरीके से अभियान चला रही है। इसके पीछे की सियासत क्या है? इसके पीछे की मोहित सियासत सिंपल है कि जितना भी सैनिक वोट बैंक है
चाहे पूर्व सैनिक हैं, चाहे शहीदों के जो परिवार वाले हैं, उनको अपनी तरफ खींचना है। दूसरी ओर सैनिक एक ऐसा शब्द है पूरे भारतवर्ष के लिए, इससे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, वोट कनेक्ट होता है मोहित। अगर आप सैनिकों की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं चुनावी रैली में, तो लोगों एक भावना के साथ जुड़ते हैं। तो उसी भावना को जोड़ने के लिए, अपने वोट बैंक में इजाफा करने के लिए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां पूरी मेहनत कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी जानती है कि अगर देवभूमि में जो रण में उतरे हैं, उस रण में अगर जीतना है, किले को फतेह करना है, तो जो सैनिक वोटर्स हैं उन पे खास नजर तीनों ही दल की है मोहित। अच्छा, एक बात और ये कही जा रही है कि राहुल गांधी अब आ रहे हैं, क्योंकि उनका पहला दौरा है विधानसभा चुनावों को लेकर। कांग्रेस यहां पर डरी हुई नजर आ रही, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत ज्यादा रैली कर रही है, जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता है, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है। इसको लेकर किस तरह की बातें कही जा रही है, क्या हकीकत इसके पीछे की है? मोहित, बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट यह है कि कांग्रेस के पास हरीश रावत के रूप में एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तराखंड में है, जिसको भुनाने में कांग्रेस लगातार कर रही है कोशिश। हरीश रावत कई लंबे समय से मैदान में हैं। वो चुनाव तो अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले भी पूरे 4.5 साल की अगर बात की जाए तो हरीश रावत किसी ना किसी मुद्दे के बहाने जनता के बीच में जाते रहे हैं। तो कांग्रेस के पास हरीश रावत के रूप में एक ऐसा कार्ड है जिसको चुनाव में भुनाते हैं। बीजेपी के पास हाल फिलहाल में हरीश रावत की कद काठी का कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसको लेकर वो हरीश रावत को टक्कर दे सके। तो बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व का ही सहारा है, पीएम मोदी के सहारे या अमित शाह के सहारे वो हरीश रावत की काट करने में जुटे हैं मोहित। यही वजह है कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, जो बड़े नेता बीजेपी के हैं, वो देवभूमि आते रहते हैं और दौरे करते रहते हैं ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हम जिक्र करें, उन्होंने सीधे तौर पर हरीश रावत के लिए कहा कि वो तो नेता ही नहीं है, उनके पास कोई पद ही नहीं है कांग्रेस में, तो वो किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, इस तरह की बातें कही। मोहित, तो एक सियासी वार पलटवार है। तो मुख्यमंत्री सीएम धामी भी अच्छी बखूबी जानते हैं कि हरीश रावत का उत्तराखंड की राजनीति में क्या कद है, क्या ओहदा है, क्या उनकी जो बातों का इंपैक्ट पड़ता है उत्तराखंड की जनता पे या उत्तराखंड की सियासत पे, वो इंपैक्ट कितना गहरा होता है, ये सीएम धामी भी जानते हैं। लेकिन ये है कि सीएम धामी के जब से उन्हें उत्तराखंड के सीएम की कमान संभाली है, तब से जो इंटेनकैम्पसी की जो धारा चल रही थी उसको काफी हद तक वो रोकने में शामिल हुए हैं, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं को टारगेट करते हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाओं की सौगात सीएम धामी लगातार दे रहे हैं। पिछले दिनों जब आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ा दिया था, तो कई ऐसे काम सीएम धामी कर रहे हैं ताकि जो विरोध का एक माहौल बन रहा था, उस माहौल को काफी हद तक वो शांत कर पाए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस है, वो सरकार की खामियों को जनता के सामने लगातार रख रही है ताकि सरकार को बैकफुट पर रखा जाए और 2022 के किले को फतेह किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन गुटबाजी की बातें बहुत कही जा रही हैं कि गुटबाजी इस वक्त कांग्रेस में नजर आ रही है। यशपाल आर्य का आपने उदाहरण दिया कि एक गुट हो सकता है जिसकी वजह से हमला किया गया हो, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का ये जो दौरा होने जा रहा है, इसके बाद गुटबाजी जैसी शिकायतें जो कांग्रेस की वो खत्म हो पाएंगी? कांग्रेस में जो गुटबाजी की दिक्कत एक लंबे समय से चली आ रही है और वो गुटबाजी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस उस तरीके से जनता के बीच में काम नहीं कर पा रही है जितना उन्होंने करना चाहिए। हरीश रावत का गुट अलग है, प्रीतम सिंह का गुट अलग है। ये दो गुट तो कांग्रेस में सबके सामने ही है और दोनों ही गुट एक दूसरे को लगातार खींचतान में लगे रहते हैं। नीचा दिखाने में की भी पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि हरीश रावत सबको मैनेज करने की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी आने वाले दौर में मोहित अभी और बढ़ेगी। जब टिकट बंटवारे का समय आएगा, तब सबसे ज्यादा गुटबाजी चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, उसमें सामने आने वाली है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ऐसा संकेत दे चुकी है कि कई जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट भी काटे जाएंगे, क्योंकि जो सर्वे बीजेपी अपना करवाती है, उस सर्वे में कई विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पार्टी के हिसाब से बेहतर नहीं है और वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसा खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही हैं। अब जब टिकट बंटवारा होगा, अगर सीटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिलेगा तो वो भी नाराज होंगे, उनके कार्यकर्ता भी नाराज होंगे, तो तब ये गुटबाजी को मोहित और हवा मिलेगी और ऐसी स्थितियां कांग्रेस में भी बनने वाली हैं। दल बदल का हालात भी एक बार फिर से तेज होता नजर आ सकता है मोहित। हो सकता है, बहुत से नाम चर्चाओं में हैं। अब वो चर्चाएं आगे जाके कितनी सही साबित होती हैं, इसके लिए वेट एंड वॉच की स्थिति सबको करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं ना, जब टिकट बंटवारे का समय आएगा ना, सारी तस्वीरें सब निकल के तब सामने आ जाएंगी मोहित। एक बात और बहुत जो कही जा रही है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले लगातार बड़े बड़े नेता हैं वो जाके मुलाकात कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने मुलाकात की प्रीतम सिंह से, कह रहे हैं कि वो हमारे पुराने मित्र हैं। क्या लग रहा है कि इतने बड़े कद के जो नेता हैं, क्या उस कद तक भी दल बदल हो सकता है? यशपाल आर्य पहुंचे, हालांकि उनके काफिले पर हमला हो रहा, सियासत हो रही अलग है, लेकिन क्या उस कद के नेता भी
दल बदल में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल मोहित, 2017 से के इलेक्शन से पहले इतने बड़े कांग्रेस के नेता टूटकर बीजेपी में चले गए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। तो ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि इतने बड़े के दल के जो नेता हैं या मतलब इतने कद के नेता उत्तराखंड में क्या दल बदल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें संभावनाएं अपार हैं और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी लगातार ये कह चुकी है कि कांग्रेस के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं। वहीं बीजेपी भी यही कहते आई है कि बीजेपी के दरवाजे भी किसी के लिए बंद नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पता है कि कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि जो सत्ता वो खो चुके हैं, जो वो मैंडेट खो चुके हैं, उस मैंडेट को दोबारा से पाना है, सत्ता में फिर से आना है। बीजेपी के पास चुनौती यह है कि सत्ता में फिर से काबिज होना है। और जो मिथक उत्तराखंड में कई सालों से चला आ रहा है, तकरीबन 21 सालों से मिथक चल रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो इस मिथक को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तीसरी ओर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के सारे देवभूमि में वोट मांग रही है। जब भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नेता, कोई भी बड़ा नेता आता है, वो दिल्ली मॉडल का हवाला देता है। दिल्ली के स्कूलों का, जो सरकारी स्कूल हैं, जो उसका कायाकल्प की वो बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की वो बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के सहारे है और बीजेपी कांग्रेस का ये दावा है कि नहीं, उत्तराखंड की जो जनता है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस पे ही विश्वास करती है। अच्छा, एक बात और जो राहुल गांधी पे मैं एक बार फिर से आपको लेकर जाना चाहूंगा। राहुल गांधी की जो रैली है, बड़ा दिन चुना गया है, लेकिन ये इलाका जो चुना गया है, देहरादून को चुना गया है, इसके अलावा बाकी इलाके में क्या वजह थी वहां नहीं गई? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत नजर आती है? मोहित, देहरादून उत्तराखंड की अभी अस्थायी राजधानी है और जो तमाम पूर्व सैनिक हैं वो तकरीबन देहरादून या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। चाहे मसूरी की बात कर लें, अगर उधर डोईवाला की तरफ चले जाएं तो वहाँ भी कई पूर्व सैनिक हैं। तो राजधानी में भीड़ इकट्ठी करने के लिए और राजधानी से पूरे राज्य को एक संकेत देने के लिए राहुल गांधी के लिए भी देहरादून की ही जगह चुनी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी देहरादून से ही रैली को संबोधित किया। तो कुल मिलाकर राजधानी इसलिए चुनी जाएगी ताकि पूरे राज्य में एक संदेश दिया जा सके और जो भीड़ दिखानी है, ताकि लोगों के जहन में चीजें बैठाई जा सके कि देखिए जब बड़े नेता आ रहे हैं तो अभी भीड़ आ रही है, यानी कि बड़े नेताओं की लहर अभी बरकरार है। चाहे वो पीएम मोदी की बात हो, अब राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ उमड़ती है, कितना कांग्रेस मैनेज कर पाती है, वो 16 तारीख को साफ हो जाएगा। अच्छा, एक बात, ये भीड़ की बहुत सियासत होती है, इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। बीजेपी ने दावा किया, खुद मदन कौशिक ने बीते रोज आभार जताया जनता का और साथ में कहा कि करीब लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। तो ये लाखों की संख्या में, भारी संख्या में पहुंचने का अर्थ क्या होता है? क्या दबाव बनाने की कोशिश होती है? बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है। अगर बीजेपी ने भीड़ जुटाई तो कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि हम कम से कम पहले तो बीजेपी की रैली से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। अगर उससे ज्यादा नहीं जुटा पा रहे तो कम से कम उनके आसपास भीड़ रहनी चाहिए और भीड़ के जरिए जनता को भी संदेश दिया जाता है कि पीएम मोदी आए तो सुनने के लिए इतने लोग आए हैं, यानी कि इतने लोग अभी भी बीजेपी के समर्थन में है। तो ये सब सियासी खेल है, समर्थन दिखाने का खेल है, जनता को लुभाने का खेल है। अब इस खेल में कौन कितना चौके छक्के मारता है, इलेक्शन में कितनी सीटें लाता है और कौन सरकार बनाता है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। यानी कि आने वाले 2-3 महीनों में तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो यशपाल आर्य के ऊपर जिस तेजी के साथ में उनके काफिले पर यह हमला हुआ, उसके बाद सियासत का जो दौर है वो तेज हो चुका है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, लेकिन बात यह भी कही जा रही है कि यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद में एक गुट ऐसा है जो उनकी घर वापसी की नाराज है। जांच के बाद तस्वीर क्या निकलती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस राहुल गांधी की रैली को कामयाब बनाने में जुट चुकी है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश में जुटी है।